हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के 7th चैप्टर सी लैंग्वेज के सेकंड पार्ट में हम सी लैंग्वेज के ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे कि सी भाषा में कौन कौन से ऑपरेटर प्रयोग होते हैं, उनका प्रयोग क्या है और कितने प्रकार के हैं। उन प्रकारों को हम सी के प्रोग्राम को बना करके समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सी भाषा में प्रयोग होने वाले ऑपरेटर। ऑपरेटर एक चिन्ह होता है जो कंपाइलर से संबंधित कार्य करवाता है। इसका प्रयोग वेरिएबल अथवा संख्याओं के साथ किया जाता है। कहने का मतलब वेरिएबल लाइक ए प्लस बी और संख्या हो गई जैसे 5 मल्टीप्लाई 2। क्लियर है? ये हो गए ए और बी, ये हो गए वेरिएबल और ये प्लस हो गया ऑपरेटर। यहाँ पर 5 और 2 हो गई संख्याएं और ये एस्ट्रिक हो गया अर्थात ऑपरेटर। अर्थात पहले वाले में यहाँ पर ऐड की प्रोसेस हो रही है और दूसरे वाले पर मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही है। ऑपरेटर निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड है रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड है लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, 6 नंबर है असाइनमेंट ऑपरेटर, 7th है कॉमा ऑपरेटर और 8th नंबर है साइज ऑफ ऑपरेटर। हम इन 8 ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक नाम से स्पष्ट है, अंकगणितीय। अर्थात इस ऑपरेटर का प्रयोग अंकगणितीय क्रियाओं में किया जाता है। अंकगणित में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसी। तो इसके अंतर्गत ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूल डिवाइड अर्थात शेषफल प्रयुक्त होते हैं। अब हम इसे एक प्रोग्राम बना करके समझेंगे। सी भाषा में एक प्रोग्राम बनाना है जो 2 नंबरों को जोड़ता हो। तो प्रोग्राम बनाने का हम स्ट्रक्चर इस 7th चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके थे। सबसे पहले लाइन चलिए देखते हैं बनाते बनाते। सबसे पहले लाइन है हेडर फाइल। यहाँ पर हमने हैज़ इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल को लिखा। इसके बाद दूसरी हेडर फाइल है हैज़ इंक्लूड conio.h। इसके बाद मेन फंक्शन का ब्रेसेस ओपन किया। इसके बाद हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे। हमें यहाँ पर 2 संख्याएं चाहिए। हमने 2 वेरिएबल लिए हैं ए और बी और सी वेरिएबल लिया है लॉजिक एक्सप्रेशन के लिए। हमें उस एक्सप्रेशन को सी वेरिएबल पे स्टोर कराने के लिए। चलिए हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिया ए, बी और सी। अब हम क्या करें? प्रिंट एफ इंटर 2 नंबर। प्रिंट एफ फंक्शन इस मैसेज को आउटपुट की स्क्रीन पर दिखाएगा और ये यूज़र से पूछेगा कि इंटर 2 नंबर अर्थात 2 नंबरों को इनपुट करिए। इसके बाद स्कैनअप फंक्शन। स्कैनअप एक इनपुट फंक्शन है जो नंबरों को इनपुट कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात आउटपुट की स्क्रीन पर नंबर को इनपुट कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लिए स्कैनअप फंक्शन प्रयोग करते हैं। स्कैनअप फंक्शन प्रयोग करने के लिए साथ में वेरिएबल का स्पेसिफायर अर्थात ये जो यहाँ पर %d लिखा है ये इंटीजर का स्पेसिफायर है। %d हम यहाँ पर %i भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमें 2 वेरिएबल में मान देने हैं। 2 बार %d, एक वेरिएबल में मान देना है ए में और दूसरा देना है बी में। इसके बाद हम तर्क देंगे। तर्क दिया हमने सी बराबर ए प्लस बी अर्थात ए और बी का योग सी वेरिएबल में स्टोर हो जाए। इसलिए अब आप जान गए होंगे कि तीसरा वेरिएबल क्यों लिया था, रिजल्ट स्टोर करने के लिए। इसके बाद हम जिस वेरिएबल में रिजल्ट स्टोर हो गया है उस वेरिएबल को हम डिस्प्ले करा देंगे। डिस्प्ले कराने का फंक्शन है प्रिंट एफ %d और सी अर्थात सी किस प्रकार का वेरिएबल है उसका स्पेसिफायर देना है। इसके बाद गेट सी फंक्शन और लास्ट में मेन फंक्शन का ब्रेसेस क्लोज। मैं बता दूं कि जो पहला प्रिंट एफ फंक्शन है ये वाला, ये किसी वाक्य को, सेंटेंस को
या चिन्ह को सेम जैसा लिखा है वैसा प्रिंट करने के लिए, अर्थात डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कोई भी चीज़ जैसी जो लिखी है सेम उसे वैसा ही प्रिंट देने के लिए किया जाता है। और ये जो दूसरा प्रिंटफ फंक्शन है ये किसी वेरिएबल के मान को डिस्प्ले करा रहा है। तो यहाँ पर सी जो वेरिएबल है वो क्या कर रहा है, ए और बी का योग अर्थात टोटल स्टोर कर रहा है। तो सी वेरिएबल के मान को हम डिस्प्ले करा रहे हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा, ये देखिए इसका आउटपुट की स्क्रीन पर लिखा होगा एंटर टू नंबर, जैसा मैंने बताया था। इसके बाद हमें दो वेरिएबल में मान देने थे ए और बी में। तो ये 5 जो मान है ये ए में दिया गया है और 6 जो मान है ये बी वेरिएबल में दिया गया है। 5 और 6 अर्थात 6 लिखने के बाद जैसे ही हम एंटर बटन प्रेस करेंगे वैसे ही हमारे स्क्रीन पर ये 11 रिजल्ट के रूप में डिस्प्ले हो जाएगा, अर्थात ये सी पे स्टोर था। एक बात मैं और बता दूं, सभी प्रोग्राम में 3 प्रोसेस होती है। वो 3 प्रोसेस है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, अर्थात आई, पी और ओ। हर प्रोग्राम में ये ज़रूरी है, अर्थात हम प्रोग्राम में क्या इनपुट दे रहे हैं, उस इनपुट से हम क्या प्रोसेस दे रहे हैं और उस प्रोसेस से क्या रिजल्ट प्रोवाइड हो रहा है। इस प्रकार इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट ये हर प्रोग्राम में ज़रूरी है। देखिए इसमें ये रहा यहाँ पर इनपुट, ये रहा प्रोसेस और ये रहा डिस्प्ले अर्थात आउटपुट। सेकंड ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं कि इस पिछले वाले प्रोग्राम को एक तरीका और है, उसे एक और तरीके से भी बना सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू दे करके। सबसे पहले हेडर फाइल, इसके बाद मेन फंक्शन का ब्रेसेस ओपन, इसके बाद इंटीजर में वेरिएबल डिक्लेयर किए। यहाँ तक तो क्लियर है, हेडर फाइल, मेन फंक्शन, उसके बाद फंक्शन की बॉडी अर्थात मेन फंक्शन की बॉडी, ब्रेसेस ओपन। इसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन, हमने 3 वेरिएबल लिए। अब हम क्या करते हैं, स्कैनफ में मान देंगे। स्कैनफ में मान न दे करके हम डायरेक्टली वेरिएबल में मान डिक्लेयर कर दें, लाइक दिस a बराबर 6 एंड b बराबर 2। हमने यहाँ पर a और b के मान डायरेक्ट दे दिए। इसके बाद हमने तर्क दिया c बराबर a प्लस बी, अर्थात a और b में जो मान दिए हैं उनको जोड़ करके c वेरिएबल में स्टोर कर दें। तो printf %d c अर्थात c वेरिएबल रिजल्ट को दिखाएगा, गेट ch और इसके बाद लास्ट में ब्रेसेस क्लोज। इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट केवल 8 आएगा। क्यों 8 आएगा, क्योंकि हमने वेरिएबल के मान पहले ही प्रोग्राम में इनपुट करा दिए थे, हमें केवल रिजल्ट चाहिए। क्लियर। एक चीज़ और, यहाँ पर ये जो गेट ch फंक्शन है इसका वर्क क्या है। ये जो हेडर फाइल बनी है ऊपर 2 लगी हैं, stdio.h और conio.h। stdio.h हेडर फाइल printf और scanf फंक्शन के लिए प्रयोग की जाती है। ये 1 नंबर जो लिखा है ये इसी के लिए है। और getch जो फंक्शन है इसकी हेडर फाइल है conio.h। यह प्रोग्राम में हम कहीं कहीं देखे होंगे क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगाते हैं इस लाइन के बाद, क्लियर स्क्रीन CLR SCR, ये भी एक फंक्शन है। इसका प्रयोग स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किया जाता है। इस फंक्शन की भी हेडर फाइल है conio.h। नेक्स्ट ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का प्रयोग 2 वेरिएबल के बीच रिलेशन अर्थात संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल, ग्रेटर इक्वल और इक्वल टू। ये सभी रिलेशनल ऑपरेटर हैं। इनके प्रयोग का हम एक उदाहरण लेके एक हम सी भाषा में प्रोग्राम बनाएंगे। सी भाषा में एक प्रोग्राम बनाएं जो 2 संख्याओं में बड़ी संख्या प्रिंट करता हो। तो सबसे पहले हेडर फाइल stdio.h, दूसरी हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड conio.h, मेन फंक्शन ब्रेसेस ओपन। इसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन, हमें क्या चाहिए ऊपर
प्रोग्राम का हेड क्या लिखा है, दो संख्याओं में बड़ी संख्या, दो संख्याएं हमें इनपुट करनी है, अर्थात ए और बी हमने दो वेरिएबल लिए हैं। इसके बाद प्रिंट एफ इंटर टू नंबर, अर्थात ये मैसेज स्क्रीन पर, आउटपुट की स्क्रीन पर लिख करके आएगा इंटर टू नंबर। स्कैन अप हमने फंक्शन प्रयोग किया इनपुट करने के लिए, दोनों वेरिएबल में मान इनपुट करना है, अर्थात ए और बी में। तो स्कैन अप एक इनपुट फंक्शन है, इसके लिए हमने स्पेसिफायर प्रयोग किया %d दोनों के लिए। इसके बाद m%a और m%b, ये जो a के पहले साइन लगा है ये m% का चिन्ह है। इसके बाद हम तर्क देंगे, अर्थात प्रोसेस, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b। प्रोग्राम किसका बनाना है, प्रोग्राम कह रहा है दो संख्या में बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के लिए हमें ग्रेटर देन साइन का प्रयोग करेंगे। ग्रेटर देन एक रिलेशनल ऑपरेटर है जो कह रहा है कि, तो फिर ये क्या कह रहा है, इफ़ ए बड़ा है बी से, अर्थात ए इज ग्रेटर देन बी। यदि इफ़ में दी गई कंडीशन सही होगी, अर्थात ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी, तो इफ़ का स्टेटमेंट, अर्थात प्रिंट एफ ग्रेटेस्ट वैल्यू %d ए, ग्रेटेस्ट वैल्यू लिख कर के आएगा स्क्रीन पर। ध्यान दीजिएगा इस प्रिंट एफ में दोनों मिक्स है, ग्रेटेस्ट वैल्यू लिख कर के आएगा और %d वेरिएबल के लिए है, कौन सा वेरिएबल, ए वेरिएबल, अर्थात ए का मान दिखाएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू और ए की वैल्यू दिखाएगा जो भी हम इनपुट कराए होंगे। अगर इफ़ में दी गई कंडीशन फॉल्स होती है, अगर इफ़ में दी गई कंडीशन फॉल्स होती है, अर्थात ए बड़ा है बी से नहीं है, अर्थात बी वाली वैल्यू बड़ी है, तो इफ़ के स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, इल्स में चला जाएगा और इल्स में दिए गए स्टेटमेंट फॉलो होंगे। इल्स में हमने प्रिंट कराया ग्रेटेस्ट वैल्यू %d b, दोनों में से कोई ना कोई एक संख्या बड़ी होगी, या तो ए की या तो बी की। इसके बाद लास्ट में इल्स का ब्रेसेस क्लोज, लास्ट में गेट cs फंक्शन और मेन फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट ये रहा, इंटर टू नंबर, ये मैसेज स्क्रीन पर लिख करके आएगा। इसके बाद हमें दो संख्याएं इनपुट करनी है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ए में वैल्यू हमने दी 84, बी में वैल्यू दी हमने 15। जैसे ही एंटर मारेंगे जो भी रिजल्ट होगा हमारे सामने डिस्प्ले होगा। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 84 दे रहा है क्योंकि इफ़ में दी गई कंडीशन सही है, अर्थात ए इज़ ग्रेटर देन बी, अर्थात 84 इज़ ग्रेटर देन 15। क्लियर है, इफ़ की कंडीशन सही है तो इफ़ के स्टेटमेंट फॉलो हो रहे हैं। नेक्स्ट, लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थात तार्किक ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का प्रयोग तार्किक क्रियाओं को करने के लिए किया जाता है। सी भाषा में मुख्य रूप से 3 लॉजिकल ऑपरेटर हैं जो निम्न हैं, जिसमें पहला है एंड ऑपरेटर, दूसरा है और ऑपरेटर, तीसरा है नॉट ऑपरेटर। ये तीनों आपने बूलियन अलजेब्रा में पढ़े होंगे, नाम यही हैं, इनके साइन चेंज हैं। अर्थात बूलियन अलजेब्रा में एंड गेट जो था, एंड लॉजिकल गेट, उसका साइन क्या था इनटू, और गेट का साइन क्या था प्लस का साइन, और नॉट गेट का था डैश या बार। यहाँ पर सी भाषा में लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं वहाँ पर इनके साइन डिफरेंट हैं, अर्थात एंड का जो साइन है वह है $M% ऑपरेटर, और गेट का साइन और लॉजिकल ऑपरेटर का साइन है ये इक्वल का साइन वर्टिकली, और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का साइन है ये फुल स्टॉप वाला साइन। क्लियर है, चलिए इसका भी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। सी भाषा में एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर का प्रयोग हुआ हो, एंड, और या नॉट। तो हम यहाँ पर एंड लॉजिकल ऑपरेटर का प्रयोग करते हुए एक प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं। सबसे पहले लाइन हेडर फाइल stdio.h, दूसरी हेडर फाइल conio.h, तीसरी लाइन मेन फंक्शन, इसके बाद मेन फंक्शन का ब्रेसेस ओपन। इंटीजर में हमने 4 वेरिएबल लिए, a, b, c और d। इन चारों वेरिएबल के हमने क्या किए, मान इनपुट करा दिए प्रोग्राम पे ही। तो आउटपुट की स्क्रीन पर डायरेक्ट क्या आएगा, यस गुड, रिजल्ट आएगा। यहाँ पर चारों वेरिएबल के हमने मान दे दिए, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 20। इसके बाद इनपुट हो गया। इनपुट के बाद प्रोसेस, अर्थात इफ़ में कंडीशन दी हमने a इज़ ग्रेटर देन b, अर्थात 10 बड़ा है 4 से,
ए की वैल्यू कहाँ से लेगा, ऊपर से लेगा, इनपुट दिए गए हैं जो। एंड लॉजिकल ऑपरेटर का प्रयोग c इज इक्वल टू डी, अर्थात 10 का मान बराबर है 20 के मान से। अगर ये कंडीशन सही है तो इफ़ के स्टेटमेंट फॉलो होंगे, अर्थात प्रिंट एफ क्या दे रहा है, हम क्या मैसेज दे रहे हैं, a इज़ ग्रेटर देन b एंड c इज इक्वल टू d, अर्थात a का मान बड़ा है b के मान से और c का मान बराबर है d के मान से। अगर इफ़ में दी गई कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और अगर इफ़ में दी गई कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इल्स स्टेटमेंट पे, अर्थात इल्स में जो स्टेटमेंट दिया होगा वह स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा। यहाँ पर हमने दिया एंड कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि दोनों कंडीशन का सही होना अनिवार्य है, अर्थात एंड ऑपरेटर के ये पहले, अर्थात a इज़ ग्रेटर देन b ये भी, और c इज़ इक्वल टू d ये दोनों स्टेटमेंट का सही होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तभी एंड में दी गई कंडीशन, अर्थात ये पूरी इफ़ कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ़ में दिया गया कंडीशन स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद ये अगली लाइन मैं प्रोग्राम ख़त्म कर दूँ, गेट सी एच और लास्ट में मेन फंक्शन का ब्रेसेस क्लोज। आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आ रहा है यहाँ पर दी गई कंडीशन फॉल्स है, अर्थात a बड़ा तो है b से, अर्थात 10 बड़ा है 4 से, और c का मान बराबर नहीं है d के मान से। तो क्या होगा, कंडीशन गलत हो गई, कंट्रोल चला गया इल्स पर और इल्स में दिया गया स्टेटमेंट प्रिंट हो गया एंड कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। इसे शर्तीय ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। इसे तृतीयक ऑपरेटर भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड्स तथा 2 ऑपरेटर होते हैं। इस कंडीशन ऑपरेटर को क्वेश्चन मार्क और कॉलन चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। क्या क्या बताया, इसे शर्तीय ऑपरेटर कहते हैं, इसे तृतीयक ऑपरेटर के नाम से भी, अर्थात इसे तृतीयक ऑपरेटर भी कहते हैं। तृतीयक ऑपरेटर का मतलब क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड्स, लाइक फॉर एग्जांपल ले लिया a, b और c, यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया है a, b और c, 3 ऑपरेंड जरूरी हैं क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड होते हैं और 2 ऑपरेटर, अर्थात इन दोनों के बीच ये 2 ऑपरेटर होंगे। ऑपरेटर का मतलब चिन्ह। अब चिन्ह यहाँ पर अभी डिसाइड नहीं है अभी। अब चिन्ह कौन से हैं, तो कंडीशनल ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क और कॉलन चिन्ह का प्रयोग होता है, अर्थात लाइक दिस a क्वेश्चन मार्क b कॉलन c, इस प्रकार। ये समझाने के लिए था और ये रियलिटी, अर्थात कंडीशनल का ऑपरेटर का चिन्ह। सिंटेक्स जो दिया है, एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 कॉलन एक्सप्रेशन 3, अर्थात क्या कहता है ये, इसमें यदि एक्सप्रेशन 1 सही होगा, अर्थात एक्सप्रेशन 1 में दी गई कंडीशन अगर ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन 2 प्रिंट होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि इसमें एक्सप्रेशन 1 में दी गई कंडीशन सही होगी तो एक्सप्रेशन 2 प्रिंट होगा, और यदि एक्सप्रेशन 1 में दी गई कंडीशन गलत होगी तो एक्सप्रेशन 3 प्रिंट होगा। उसी प्रकार है जिस प्रकार इफ एल्स स्टेटमेंट है कि इफ़ में दी गई कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ़ के स्टेटमेंट फॉलो होंगे, और यदि कंडीशन गलत है इफ़ की तो इल्स के स्टेटमेंट फॉलो होंगे। इसे भी हम एक प्रोग्राम बना करके समझेंगे। सी भाषा में एक प्रोग्राम बनाए जो 2 संख्याओं में से छोटी संख्या प्रिंट करे। हेडर फाइल सबसे पहले, ये दोनों हेडर फाइल, इसके बाद मेन फंक्शन ब्रेसेस ओपन, इसके बाद हमने इंटीजर में 2 वेरिएबल लिए 2 संख्याओं को स्टोर करने के लिए, और एक तीसरा वेरिएबल लिया सी रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। इसके बाद हमने संख्याओं के मान, वो वेरिएबल्स के मान इनपुट करा दिए प्रोग्राम पे ही, a इज़ इक्वल टू 8 और b इज़ इक्वल टू 5 मान इनपुट हो गए, अर्थात इनपुट प्रोसेस हो, इनपुट वाली स्टेप हो गया। अब प्रोसेस वाला स्टेप, प्रोसेस हमने दिया c बराबर a इज़ लेस देन b क्वेश्चन मार्क a कॉलन b। ध्यान दीजिएगा इसी स्टेटमेंट पे
ए इज़ ग्रेटर देन बी, अर्थात एक्सप्रेशन 1 क्या कह रहा है, ए छोटा है बी से, अर्थात 8 छोटा है किससे, 5 से। यदि एक्सप्रेशन 1 सही होगा तो एक्सप्रेशन 2 अर्थात ए की वैल्यू प्रिंट होगी, अर्थात 8 छोटा है 5 से, नहीं छोटा ना, तो क्या होगा, ए की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, अर्थात यहाँ पर 8 प्रिंट नहीं होगा। अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन 3 कहाँ पर दिया, लास्ट में इधर, बी की वैल्यू प्रिंट होगी, अर्थात कॉलन 5। दोनों में से कोई ना कोई एक मान तो आएगा, दो संख्याओं में छोटी संख्या प्रिंट करना है, पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंडीशनल ऑपरेटर का प्रयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क और कॉलन चिन्ह जो है ये ऑपरेटर, इसके प्रयोग से हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा, 8 छोटा है 5 से, कंडीशन क्या कह रही है, 8 छोटा है 5 से, नहीं छोटा, तो क्या होगा, ये सॉरी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कॉलन वाले में, अर्थात 5 छोटा है, अर्थात 8 छोटा है 5 से, कंडीशन गलत हो गई, कहाँ चला गया, एक्सप्रेशन 3 प्रिंट होगा। इसके बाद सी में मान स्टोर हो जाएगा, जो भी होगा, बी वाली वैल्यू या फिर जो भी होगी ए वाली वैल्यू, यहाँ पर बी वाला मान सी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, अर्थात रिजल्ट सी वाले वेरिएबल पर आ गया। सी वेरिएबल को हम डिस्प्ले करा देंगे, प्रिंट एफ स्मॉलेस्ट वैल्यू ये लिख करके आएगा स्क्रीन पर, परसेंटेज डी सी, अर्थात अब सी का मान आएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू 5, जो भी होगी रिजल्ट वो सी वेरिएबल पे आ जाएगा। इसके बाद गेट सी एच और ब्रेसेस क्लोज, ये रहा इसका आउटपुट, स्मॉलेस्ट वैल्यू 5। ये सिस्टम का काम है, अर्थात कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का काम है, प्रोग्राम ऑटोमेटिक जो भी रिजल्ट जैसा फॉलो होगा वैसी प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट 5th नंबर है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट माने हिंदी में होता है वृद्धि और डिक्रीमेंट माने होता है कमी। इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी वेरिएबल के मान में एक अंक की वृद्धि करता है, इसे डबल प्लस अर्थात प्लस प्लस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, लाइक ए प्लस प्लस, अर्थात ए के मान में एक अंक की वृद्धि। यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है ए प्लस प्लस, अर्थात ये जो लास्ट वाला प्लस है इसका मतलब होता है एक, ए का मान लीजिए हमने दिया यहाँ पर ऊपर, फॉर एग्जांपल ये इंटीजर में एक वेरिएबल लिया ए जिसका मान दिया 5 और हमने प्रयोग किया ए प्लस प्लस, या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं ए प्लस 1, ये दोनों सही हैं, क्लियर है, अर्थात ए के मान में एक अंक की वृद्धि, कितना हो गया ये 6, इसका भी तो 6 होगा। इसी प्रकार डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर किसी वेरिएबल के मान में एक अंक की कमी करता है, इसे माइनस माइनस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जांपल ए माइनस माइनस, अर्थात जो लास्ट वाला माइनस चिन्ह है इसका मतलब क्या होगा, इसका मान होगा 1, अर्थात ए के मान में एक अंक की कमी। इसका प्रोग्राम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करते हुए एक प्रोग्राम बना रहे हैं हम। हेडर फाइल लिखी सबसे पहले हमने, इसके बाद मेन फंक्शन ब्रेसेस ओपन, इंटीजर में हमने ये 4 वेरिएबल लिए हैं, ए और बी 2 वेरिएबल जिनकी मान इनपुट कराने हैं, आई वेरिएबल लिया है इंक्रीमेंट, डी वेरिएबल लिया है डिक्रीमेंट के लिए, रिजल्ट स्टोर कराने के लिए। हमने यहाँ पर मान दे दिए ए और बी के। इसके बाद हम तर्क दे रहे हैं, अर्थात एक्सप्रेशन दिया हमने आई बराबर ए प्लस प्लस, अर्थात ए में एक अंक की वृद्धि कर दे, 4 में ए जोड़ दे 5 और वो रिजल्ट किस में स्टोर कर दे, आई पे। इसी प्रकार दूसरा एक्सप्रेशन दिया डी बराबर बी माइनस माइनस, अर्थात बी के मान में एक अंक की कमी कर दे और उसे डी वेरिएबल पे स्टोर कर दे, अर्थात 6 में एक गया 5। अब ये 2 रिजल्ट हमारे सामने आ गए आई और डी, इनको हम डिस्प्ले करा दें, तो प्रिंट है परसेंटेज डी स्लैश एन परसेंटेज डी आई और डी। यहाँ पर एक नई चीज़ आई स्लैश एन, स्लैश एन का प्रयोग होता है रिजल्ट को नई लाइन से प्रदर्शित करना, तो परसेंटेज डी पहला स्पेसिफायर, स्लैश एन न्यू लाइन से परसेंटेज डी दूसरा स्पेसिफायर, आई और डी, आई का मान सबसे पहले लें, इसके बाद डी का मान अगली लाइन से। गेट सी एच फंक्शन और ब्रेसेस क्लोज, ये रहा इसका आउटपुट। अगर 5 दोनों का आउटपुट 5 और 5 एक साथ देता, फॉर एग्जांपल
ये मान लीजिए स्क्रीन है और 5 और दोनों 5 इस तरह देता तो ये डिजिट लगती है, पढ़ने में डिजिट लगती है, 55 लिखा ही है। पर यहाँ पर क्या है, मान अलग अलग डिस्प्ले हो रहा है, ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू। यहाँ पर हम अगर हम बी की वैल्यू 9 कर देते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा, 8 आएगा। अर्थात ये जो वाली वैल्यू है ये वाली यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। 5 अलग है 8 अलग है, ये दिखाने के लिए। अगर स्लैश नहीं लगाते तो ये 58 पढ़ते फिर हम। क्लियर है, स्लैश एन न्यू लाइन से रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए। इसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के प्रयोग से ही, इसके प्रयोग पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर या पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी किया जाता है। जब किसी वेरिएबल नाम के बाद, पोस्ट फिक्स, पोस्ट माने बाद में, जब किसी वेरिएबल नाम के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं तो उसे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जैसे ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर कब प्रयोग किया गया, वेरिएबल के नाम के बाद। जैसे ए माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रयोग किया गया वेरिएबल के नाम के बाद। जस्ट इसके अपोजिट प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री माने पहले, अर्थात जब किसी वेरिएबल नाम के पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं तो उसे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जैसे प्लस प्लस से और माइनस माइनस से। यहाँ पर दोनों को मैं बता दूँ एक बार। ए प्लस प्लस अर्थात ए के मान में एक अंक की वृद्धि। ए माइनस माइनस ए के मान में एक अंक की कमी। दूसरा यहाँ पर प्लस प्लस ए अर्थात एक ऐड करे ए में। माइनस माइनस ए अर्थात एक की कमी करे ए के मान में। क्लियर है, दोनों का कहने का अर्थ समझना होगा, बाकी प्रोसेस सभी की सेम है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर। इसे इक्वल के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। यह दाएं तरफ के मान या एक्सप्रेशन को बाएं तरफ सेव करता है या सुरक्षित करता है। जैसे इंटीजर में a बराबर 5 लिखा है तो इंटीजर टाइप में वेरिएबल लिया है a बराबर 5 अर्थात 5 जिसका मान है वह है a। 5 किस तरफ दिया है, दाएं तरफ दिया है। दाएं तरफ के मान को बाएं तरफ, दाएं तरफ के मान को बाएं तरफ सुरक्षित करता है। तो बाएं तरफ क्या दिया गया, वेरिएबल, अर्थात वेरिएबल में सेव करता है या सुरक्षित रखता है। जैसे c बराबर a प्लस बी, ए प्लस बी का योग करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसे c वेरिएबल पर स्टोर करेगा, अर्थात दाएं तरफ के मान को बाएं तरफ सुरक्षित करता है। तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर। 7वां नंबर है कॉमा ऑपरेटर। एक जैसे स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कॉमा ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे a बराबर 5, b बराबर 2, c बराबर हमने एक्सप्रेशन दिया है a प्लस बी अर्थात a और b का टोटल कर दे और b में b का मल्टीप्लाई कर दे 3 से। हम इसे एक प्रोग्राम के द्वारा समझेंगे। हेडर फाइल, मेन फंक्शन, ब्रशेस ओपन। इसके बाद इंटीजर में हमने एक वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू 50। यहाँ पर एक नई चीज़ फिर आई, क्या आई, समझ में आया। वेरिएबल डिक्लेयर के साथ साथ हम वेरिएबल का मान भी दे सकते हैं। इंटीजर a बराबर 50 और b एक वेरिएबल लिया है। अब हमने प्रोसेस दिया b बराबर a प्लस प्लस कॉमा, कॉमा ऑपरेटर का प्रयोग किया a मल्टीप्लाई 2 अर्थात ध्यान से समझिएगा a प्लस प्लस कॉमा a मल्टीप्लाई 2। a का मान क्या था, ऊपर ऊपर क्या दिया है 50 अर्थात 50 प्लस 1। इसका मतलब क्या होता है 1। 50 में एक जोड़ा कितना हो गया 51, कॉमा यहाँ टोटल कितना हो गया 51। 51 में 2 का मल्टीप्लाई कर दे कितना हो गया 102। 102 हमारा रिजल्ट आएगा। अर्थात a के मान में एक अंक की वृद्धि करे, जो भी रिजल्ट आया उस a में 2 का मल्टीप्लाई कर दे कितना हो गया, वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट कहाँ हो जाएगा, b वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगा और b को प्रिंट करा देंगे। प्रिंट है %db, लास्ट में गेट ch और ब्रेसेस क्लोज। इसका रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 102। क्लियर है, चलिए
लास्ट ऑपरेटर है साइज ऑफ ऑपरेटर। किसी वेरिएबल डेटा टाइप स्ट्रिंग की साइज अर्थात आकार मापने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। इसका आकार बाइट में प्रदर्शित होता है। हमने सी भाषा के 7th चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में डेटा टाइप पढ़े हैं। उन डेटा टाइप में हमने टेबल में देखा कि कौन सा डेटा टाइप कितने बाइट मेमोरी पर स्टोर करता है। वाइट 0 बाइट, कैरेक्टर 1 बाइट, इंटीजर 2 बाइट, फ्लॉट 4 बाइट, डबल डेटा टाइप 8 बाइट। इसी प्रकार हम इस साइज ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग करते हुए डेटा टाइप कितनी उसकी साइज है हम उसे प्रोग्राम के द्वारा स्क्रीन पर उसके आउटपुट को देख सकते हैं। सिंटैक्स है इसका साइज ऑफ और अंदर डेटा टाइप का नाम लिख देना, जैसे इंटीजर इंट। एक हम प्रोग्राम बना रहे हैं, हेडर फाइल दोनों, मेन फंक्शन ब्रेसेस ओपन, डायरेक्ट कोई तर्क नहीं, प्रिंट एफ हम डिस्प्ले करा रहे हैं। साइज ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होगा, ये सेम ऐसे ही लिख करके आएगा ये लाइन पूरी। साइज ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप, तो कैरेक्टर डेटा टाइप की साइज कितनी होती है ये बताएगा साइज ऑफ ऑपरेटर। हमने यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग किया, ये प्रयोग है। अंदर डेटा टाइप का नाम लिख दिया। किस में दिखाएगा रिजल्ट, रिजल्ट किस में दिखाएगा, डिजिट में दिखाएगा। तो डिजिट में देने के लिए हमने %d स्पेसिफायर का हमने केवल प्रयोग किया है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर साइज दिखाएगा अर्थात मान वापस करेगा किसमें, इंटीजर में अर्थात पूर्णांक संख्या में, इसलिए हमने %d का प्रयोग किया है। इसी प्रकार प्रिंट एफ साइज ऑफ इंट डेटा टाइप %d साइज ऑफ इंट। थर्ड प्रिंट एफ साइज ऑफ फ्लॉट डेटा टाइप %d साइज ऑफ फ्लॉट। इसी प्रकार हम डबल भी दे सकते हैं। और लास्ट में गेट ch ब्रेसेस क्लोज। इसका जो आउटपुट आएगा देखिए ये रहा। साइज ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप ये लिख करके आया और कैरेक्टर की साइज कितनी होती है 1 बाइट। साइज ऑफ इंट डेटा टाइप, इंट की साइज कितनी होती है इंटीजर की 2 बाइट। साइज ऑफ फ्लॉट डेटा टाइप, इस फ्लॉट डेटा टाइप की साइज कितनी होती है 4 बाइट। इस प्रकार हम किसी भी डेटा टाइप की साइज प्रोग्राम बना करके पता कर सकते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर के द्वारा। तो इस प्रकार ये 7th चैप्टर पूरा हुआ। आप इनके प्रोग्राम बनाने का प्रयास करिएगा, आसान है, आ जाएगा। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।